सदिशों का सदिश गुणनफल। बच्चों, पिछले पीरियड में हमने देखा है कि दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है वो वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर होता है a इंटू बी इंटू कॉस थीटा, और जो अदिश गुणनफल मिलता है वो एक अदिश राशि होती है। जैसा कि हमको मालूम है, सदिशों का गुणनफल दो प्रकार से किया जाता है, एक अदिश गुणनफल और दूसरा कहलाता है सदिश गुणनफल। आज हम चर्चा करेंगे सदिश गुणनफल के बारे में। तो सदिश गुणनफल, यदि हम मान लें दो सदिश a और b के बीच का कोण वेक्टर a व वेक्टर b के बीच का कोण थीटा है, तो ऐसी स्थिति में दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जिसको हम सदिश गुणनफल कहते हैं, ये होता है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू साइन थीटा इंटू एन केप। यहां मॉड ऑफ a सदिश a का मापांक है, मॉड ऑफ b सदिश b का मापांक है, थीटा जो है दोनों के बीच का कोण है, और एन केप जहां तक है ये दोनों सदिश के लंबवत एक मात्रक सदिश है। ये कहलाएगा वेक्टर a क्रॉस b। जैसे अगर हम मान लेते हैं, यदि ये वेक्टर a है जो रेखाखंड OA द्वारा प्रदर्शित होती है, और ये एक वेक्टर b है जो रेखाखंड B द्वारा प्रदर्शित होती है, OB द्वारा प्रदर्शित होती है, और इन दोनों के बीच का कोण थीटा है। तो ऐसी स्थिति में यदि ये XY समतल पर स्थित हैं, तो उस स्थिति में इनके लंबवत जो सदिश होगा, अर्थात XY समतल के लंबवत सदिश Z अक्ष के अनुदिश होगा, और इनके लंबवत सदिश एन केप इस दिशा में लिया जाएगा, Z अक्ष की दिशा में। इसके दिशा की हम बात कर लेते हैं कि जैसा कि हमने अभी बताया, वेक्टर a क्रॉस b बराबर होता है मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, मॉड ऑफ a, सिंपल अगर a लिखते हैं तो वो उसके मापांक को निरूपित करता है, b इंटू साइन थीटा इंटू एन के। तो इसकी जो जब दिशा नापनी होगी हमको, तो जैसे अगर हम ये देखें कि वेक्टर a और b के बीच का कोण अगर थीटा है, तो वो a से b की ओर नापा जा रहा है, और जब a से b की ओर नापा जा रहा है तो उस स्थिति में जब हम दक्षिणावर्त पेंच का उपयोग करेंगे तो a से b की ओर ये अगर देखें तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज अगर हम पेंच को घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जब हम पेंच को घुमाते हैं तो पेंच की गति की दिशा XY समतल के लंबवत बाहर की ओर होगी, अर्थात a क्रॉस b के जो लंबवत सदिश होगा एन केप, उसकी दिशा XY समतल कह लें, या इस ब्लैकबोर्ड के समतल की लंबवत बाहर की ओर होगी, है ना। ठीक ऐसे ही यदि हम b क्रॉस a निकालते हैं, तो b क्रॉस a अगर देखोगे तो ये मिलेगा मॉड ऑफ b इंटू मॉड ऑफ a परिभाषा से, इंटू साइन थीटा, क्योंकि दोनों के बीच का कोण थीटा है। उस स्थिति में इन दोनों के लंबवत सदिश हमको माइनस a के प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा? जब हम b से a के बीच का कोण निकालते हैं, और इस दिशा में अगर हम ये लें, हम b क्रॉस a निकालने जा रहे हैं, तो वेक्टर b और वेक्टर a के बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। अब हम जो कोण का मापन कर रहे हैं वो b से a की ओर कर रहे हैं, और b से जब a करेंगे तो जो
दक्षिणावर्त जो पेंच होगा, पेंच की दिशा अगर हम बी से ए की ओर घुमाएं तो हम ये देखेंगे पेंच की गति की दिशा ब्लैकबोर्ड के तल के लंबवत भीतर की ओर होगी। अर्थात अगर बाहर की ओर एकक सदिश हम एन कैप लेते हैं तो ब्लैकबोर्ड के तल के लंबवत भीतर की ओर गति की दिशा या गति की दिशा की ओर जो एकक सदिश होगा वो कितना होगा, माइनस एन कैप। इन दोनों रिजल्ट से इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, b इंटू ए इंटू साइन थीटा एन कैप, ये माइनस है तो ये माइनस बी ए साइन थीटा, या फिर लिखा जा सकता है माइनस ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। मेरे कहने का आशय ये है कि ए क्रॉस बी जो होगा वो होता है ए इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, जहां एन कैप ए और बी जिस समतल पर स्थित है उस समतल के लंबवत एकक सदिश होगा। और उस एकक सदिश की दिशा भी इस बात पर निर्भर करती है कि कोण का मापन किस दिशा में किया गया है। उसकी दिशा निर्धारित करने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि ए से बी की ओर अगर कोण नापा जा रहा है तो जो पेंच होगा दक्षिणावर्त पेंच, उसकी दिशा किस ओर गति करेगी। अगर पेंच को हम ए से बी की ओर घुमाते हैं तो पेंच के गति की दिशा ब्लैकबोर्ड के तल के लंबवत मतलब XY समतल के लंबवत बाहर की ओर होगा। यदि हम बी क्रॉस ए नाप रहे हैं या बी क्रॉस ए का मापन कर रहे हैं या बी क्रॉस ए ज्ञात कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कोण जो होगा बी से ए की ओर होगा। और जब पेंच के गति की दिशा का हम निर्धारण करेंगे बी से ए की ओर तो गति की दिशा ब्लैकबोर्ड के तल के लंबवत भीतर की ओर होगी। इसलिए ए क्रॉस बी का मान हमको मिलता है ए बी साइन थीटा एन कैप, जबकि बी क्रॉस ए का मान हमको प्राप्त होता है माइनस ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। इसमें संबंधित कुछ नियमों की अगर बात करें तो ये देखेंगे कि सदिशों का जो सदिश गुणनफल है सदिश गुणन के प्रगुण पहली बात यह है कि जो सदिशों का सदिश गुणन है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अर्थात ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस बी जो है इज नॉट इक्वल टू होता है बी क्रॉस ए के। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट के क्रम को बदल दें, सदिश गुणनफल के क्रम को बदल दें तो उसका मान भी बदल जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सदिश गुणन जो होगा वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इसको अगर देखें तो यहां से एक चीज और निकल कर आती है, जैसे हमने अभी देखा ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा एन कैप और बी क्रॉस ए इज इक्वल टू होता है माइनस ए बी साइन थीटा ए कैप। इन दोनों समीकरण से हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, चूंकि ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए, लिखा जा सकता है। इन दोनों समीकरण को अगर देखें तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप और बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ए बी साइन थीटा एन कैप को हम ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हमको मिल गया माइनस बी क्रॉस ए, या फिर इसको सरल कर दें तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये माइनस का पक्षांतर करके इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा, प्लस बी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। तो पहली बात तो ये हो गई कि जो सदिशों का सदिश गुणन है
वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। सदिश गुणन के केस में यदि आप सदिशों के क्रम को बदल दें तो गुणनफल का जो मान है वो भी बदल जाएगा। दूसरी बात कि सदिशों का जो गुणन है वो अदिश के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन करता है। दूसरा अगर देखेंगे, सदिश गुणन अचर के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन करता है। अर्थात इसको हम गणितीय रूप में इस प्रकार से बता सकते हैं। मान लेते हैं कोई सदिश है a और b और एक अदिश राशि है m, तो m वेक्टर a m इंटू a डॉट क्रॉस वेक्टर b ये बराबर होता है a क्रॉस m इंटू b। कहने का आशय ये है, ये जो अदिश राशि है m या अचर राशि है, पहले इसके साथ एसोसिएट हो रहा है, a के साथ सहचर्य कर रहा है, जबकि दूसरे पक्ष में या दाएं पक्ष में देखेंगे तो वो b के साथ सहचर्य कर रहा है, तो b के साथ ये इसका गुणा हो रहा है। तो जो अदिश राशि है अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो अदिश राशि जो होगी वो क्रॉस प्रोडक्ट के सापेक्ष या सदिश गुणनफल के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन करता है। तीसरी बात, अगर सदिश राशि है तो सदिश राशि सदिश गुणन के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। सदिश गुणन सदिश के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। अर्थात ये लिखा जा सकता है, यदि तीन सदिश है a, b और c, तो ऐसी स्थिति में वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, यहां पर a और b का एसोसिएशन है, क्रॉस c, ये बराबर नहीं होता है वेक्टर a क्रॉस b क्रॉस c। सामान्य अर्थों में ये कह सकते हैं कि यदि a, b और c का क्रॉस प्रोडक्ट है तो कोष्टक बदलने पर उनके मान भी बदल जाते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ a क्रॉस b एक कोष्टक में है, जबकि इसमें ये b क्रॉस c है, तो यहाँ पर a क्रॉस b अर्थात a और b का साहचर्य हुआ है, जबकि यहाँ b और c के क्रम वही हैं, a, b और c का क्रम वही है। क्रम वही होने के बावजूद अगर इनका एसोसिएशन बदलता है तो सदिश गुणनफल का मान भी बदल जाता है। अर्थात ये बोला जा सकता है कि सदिश गुणन जो है वो अदिश के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। कुछ और बातें हैं इससे संबंधित कि जैसे अगर हमारे पास दो समांतर सदिश हैं या दो समान सदिश हैं तो उनके गुणनफल कैसे होंगे, उनके बारे में अगर देखें समांतर सदिश, दो समांतर सदिशों का सदिश गुणन
यदि दो सदिश है वेक्टर ए और वेक्टर बी जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो ऐसी स्थिति में थीटा बराबर या तो 0 अंश होगा या फिर 180 अंश अर्थात पाई होगा। और ऐसी स्थिति में अगर हम दोनों सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट लें, अतः a क्रॉस b अगर निकालना चाहें तो a क्रॉस b बराबर हमको मिलेगा मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b, परिभाषा से a इंटू बी इंटू साइन थीटा। थीटा का जो मान होगा, अगर ये समांतर होंगे तो या तो उस स्थिति में दोनों के बीच का 0 अंश और पाई होगा, तो साइन थीटा इंटू एन केप। एन केप दोनों की लंबवत दिशा में एकक सदिश है, ए और बी दोनों की लंबवत दिशा में। चूंकि थीटा का मान 0 या पाई होगा, अगर 0 होगा तो साइन 0 का मान 0, अगर पाई होगा तो साइन पाई का मान भी 0। अर्थात हम लिख सकते हैं a इंटू बी इंटू 0 इंटू एन केप, जिसका मान कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। कुल मिलाकर अगर दो सदिश समांतर हैं तो समांतर सदिशों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कैसा प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ठीक ऐसे ही अगर दो समसदिश हैं, समान सदिश का अगर हम सदिश गुणनफल लेते हैं तो उस स्थिति में भी यही होगा। अगर हम वेक्टर ए कोई ले लें और वेक्टर ए का वेक्टर ए से क्रॉस प्रोडक्ट करें तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, मतलब किसी सदिश का स्वयं से अगर क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए, दो समान सदिश हैं वेक्टर ए और वेक्टर ए, उनका स्वयं से अगर सदिश गुण है तो ऐसी स्थिति में किसी भी सदिश का स्वयं के साथ बनने वाला कोण कितने अंश का होगा, 0 डिग्री का होगा। और उस स्थिति में मॉड ऑफ ए इंटू साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 इंटू एन केप, और साइन 0 का मान चूंकि 0 होता है तो a इंटू 0 इंटू एन केप, और ये बराबर हमको प्राप्त होगा 0। तो समान सदिशों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो भी 0 होता है ना। तो ये तो खैर सदिश के गुणनफल से संबंधित, सदिशों के सदिश गुणनफल से संबंधित कुछ परिभाषाएं और उसके कुछ प्रगुण हो जाएंगे। जो इसका व्यवहारिक पक्ष है, जिसमें हमको यदि सदिश घटक के रूप में दिया हुआ है और हमको उसका सदिश गुणनफल ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ये देखते हैं। घटक के रूप में दिए गए सदिशों का सदिश गुणन, जैसे हम मान लें दो सदिश हैं, वो हमको घटक के रूप में दिए हुए हैं। यदि वेक्टर a इज इक्वल टू है a1 i केप प्लस a2 j केप प्लस a3 k केप, इसी प्रकार से वेक्टर b जो है ये दिया हुआ है b1 i केप प्लस b2 j केप प्लस b3 k केप। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा a क्रॉस b, ये हम डिटर्मिनेंट्स की सहायता से ज्ञात करते हैं। और इसका 3 क्रॉस 3 का एक ऐसा डिटर्मिनेंट्स बनता है जिसमें i j k जो है, जो x y और z अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश हैं,
वो प्रथम रो को प्रदर्शित करेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप। ए क्रॉस बी जब निकाल रहे हैं तो पहला सदिश है ए, हम ए का बी से क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, जब बी क्रॉस ए निकालेंगे तो बी पहला सदिश हो जाएगा। ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, इसलिए ए के जो गुणांक हैं, किसके गुणांक, आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांक, वो सेकंड रो में लिए जाएंगे और हमको सेकंड रो पे उस डिटर्मिनेंट्स का प्राप्त होगा A1, A2, A3। जो बी के गुणांक होंगे आई कैप, जे कैप और के कैप में, के कैप के, वो हमको थर्ड रो के रूप में प्राप्त होंगे B1, B2, B3। तो यदि हमको कंपोनेंट के रूप में, घटक के रूप में दो सदिश दिए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों सदिशों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो A क्रॉस B हम इस डिटर्मिनेंट्स के सहायता से निकालेंगे, जिसमें आई कैप, जे कैप, के कैप पहला रो, A1, A2, A3 दूसरा रो और B1, B2, B3 तीसरे रो के रूप में निरूपित किया जाएगा, है ना। एक और इसमें चीज ध्यान रखिएगा, जैसा कि हम परिभाषा से हम जानते हैं कि A क्रॉस B इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। तो ये एक सदिश अदिश राशि है, इसमें एन कैप का गुणा अचर राशि है, एन कैप का गुणा हो रहा है, मतलब ये हमको कैसी राशि मिल रही है, सदिश राशि मिल रही है। कुल मिलाकर दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल है वो एक हमेशा सदिश राशि ही प्राप्त होगी। तो जब हमको परिभाषा से की सहायता से निकालना होगा तो A क्रॉस B बराबर हम ये लेंगे, और जब सदिश हमको दो सदिश कंपोनेंट के रूप में दिए हैं, घटक के रूप में दिए हुए हैं, तब हम A क्रॉस B का जो मान निकालेंगे वो इस डिटर्मिनेंट्स की सहायता से निकाला जाएगा। तो A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा एन कैप जो हमको सदिश राशि मिलती है। आइए पहले इससे संबंधित कुछ पहले सवाल देख लें। जैसा एक प्रश्न है, यदि वेक्टर A इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस k, वेक्टर B इज इक्वल टू 3i प्लस 2j, तो A क्रॉस B का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न यह है यदि वेक्टर A इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस k व वेक्टर B इज इक्वल टू 3i प्लस 2j, तो A क्रॉस B का मान ज्ञात कीजिए। यहां हमको दिया है वेक्टर A इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस k कैप और वेक्टर B इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप। अभी जैसे हमने देखा था A क्रॉस B निकालना होता है, और यदि सदिश हमको घटक के रूप में दिया है तो डिटर्मिनेंट्स की सहायता से हम सीधे निकाल सकते हैं। पहला रो लिया जाता है आई कैप, जे कैप, के कैप,
ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ए के जो गुणांक है आई कैप, जे कैप और के कैप के, वो दूसरा रो होगा 2 - 3 1, 2 - 3 1, और बी कैप के जो गुणांक होंगे, बी वेक्टर बी के जो गुणांक है 3, जे कैप का गुणांक है 2, और के कैप का पद नहीं है, मतलब के कैप का गुणांक है 0। ये डिटरमिनेंट्स प्राप्त होगा 2 - 3 1, 3 2 0। केवल इसको सरल करना है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अगर देखें तो फर्स्ट रो के सापेक्ष अगर इसको सरल कर दें, ये इज इक्वल टू आई कैप इंटू, फर्स्ट रो के सापेक्ष जब सरल करेंगे तो आई कैप का जब गुणा किया जाएगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छूट जाएगा, -3 इंटू 0 0, -2 इंटू 1 2, आई कैप इंटू 0 -2, माइनस जे कैप इंटू, जे कैप का जब हम गुणांक लेंगे तो जे कैप सेकंड फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो छूट गया, सेकंड कॉलम छूट गया, हमको मिलेगा 2 इंटू 0 0, माइनस ये छूट गया, ये छूट गया, 2 इंटू 0 -3 इंटू 1 3, प्लस के कैप इंटू, के कैप के सापेक्ष जब सरल करेंगे तो के कैप का गुणांक मिलेगा, के कैप फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दिए तो 2 इंटू 2 4, -3 इंटू -3 -9, तो -9 ये हो जाएगा +9, और हमको प्राप्त होगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू -2i कैप, माइनस इंटू माइनस, -3 इंटू जे कैप, ये हो जाएगा +3 जे कैप, 4 + 9 13 के कैप। इस प्रकार से जब सदिश हमको घटक के रूप में दिया हो तो उस सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट हम इस प्रकार से निकालेंगे और हमको प्राप्त होगा -2i कैप +3 जे कैप +13 के कैप। तो ये सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। आइए अब इससे क्रॉस प्रोडक्ट से संबंधित कुछ ज्यामितीय अर्थ को समझ लें। तो सदिशों का ज्यामितीय अर्थ है, सदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ पहली बात तो यह है कि यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं को प्रदर्शित करता है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो उस समांतर चतुर्भुज के सदिश क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। जैसे, या पहले मैं उस बात को लिख दूं, यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं को प्रदर्शित करता है
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सदिश क्षेत्रफल ये बराबर होता है वेक्टर A क्रॉस B। जैसे अगर हम मान लें ये वेक्टर, ये एक समांतर चतुर्भुज है O A B C, ये एक समांतर चतुर्भुज है और इस समांतर चतुर्भुज की भुजा OA ये वेक्टर A के द्वारा प्रदर्शित होती है और दूसरी आसन्न भुजा वेक्टर OB ये वेक्टर B के द्वारा प्रदर्शित होती है। तो ऐसी स्थिति में इस समांतर चतुर्भुज का जो सदिश क्षेत्रफल होगा वो होता है A क्रॉस B। यहां पर सदिश क्षेत्रफल को मैं बता दूं, सदिश क्षेत्रफल का आशय ये है कि क्योंकि हमको मालूम है A क्रॉस B कैसी राशि मिलेगी हमको, क्योंकि A और B का ये क्रॉस प्रोडक्ट है और अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी कि जो दो सदिशों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा सदिश राशि मिलती है, मतलब A क्रॉस B कैसा मिलेगा, सदिश राशि मिलेगी। तो इस समांतर चतुर्भुज के सदिश क्षेत्रफल से आशय ये है कि वो एक ऐसा सदिश प्राप्त होगा जिसका मापांक जो है वो इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को बताएगा और जिसकी दिशा जो होगी इस समांतर चतुर्भुज के लंबवत दिशा को प्रदर्शित करेगा, लंब दिशा को प्रदर्शित करेगा। और इसी प्रकार से अगर समांतर चतुर्भुज का सदिश क्षेत्रफल इतना होगा और अगर हम केवल क्षेत्रफल कहें तो क्षेत्रफल उस समांतर चतुर्भुज का ये मॉड ऑफ A क्रॉस B होगा। तो यदि हमको समांतर चतुर्भुज का सदिश क्षेत्रफल ज्ञात करने कहा जा रहा है तो केवल हम A क्रॉस B निकालेंगे और अगर उस सदिश समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने कहा जा रहा है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के पश्चात हम उसका मापांक निकालेंगे। इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। जैसे अगर देखोगे ये मान लें समांतर चतुर्भुज है OACB जिसमें OA वेक्टर A को प्रदर्शित कर रहा है और OB वेक्टर B को प्रदर्शित कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि ये BC ये इसका विकर्ण हो गया तो हमको मालूम है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने, मतलब इस पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 गुणित इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना। उसके पहले यदि हम B से इस पर लंब डालें ये लंब डालें, मान लो ये M है, तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ये प्राप्त होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार कितना हो जाएगा OB, OB मतलब वेक्टर B मॉड ऑफ B इंटू ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगा AM। AM की अगर बात करोगे यदि इन दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा है तो AM हमको मिलेगा A साइन थीटा। ये A हो गया और ये लंब हो जाएगा, ये थीटा है तो ये हमको मिलेगा A साइन थीटा। तो अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखें तो ये आधार हो गया B मतलब मॉड ऑफ B और ये ऊंचाई हो जाएगी 20 A साइन थीटा। इसको हम सीधे मॉड ऑफ B को सिंपल B लिख देते हैं, B इंटू A साइन थीटा। तो ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा हाफ AB साइन थीटा। अतः अगर हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल
इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना होगा ये क्षेत्रफल धन ये क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, तो 2 गुणित इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाले हैं हाफ ए बी साइन थीटा। अगर 2 से 2 गुणा कट जाए तो हमको मिलेगा a इंटू बी इंटू साइन थीटा, जो a और b के क्रॉस प्रोडक्ट का क्या है, मॉड है, अर्थात लिखा जा सकता है मॉड ऑफ a क्रॉस b। कहने का आशय यह है कि अगर 2 सदिश हमको किसी समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वेक्टर a और वेक्टर b का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उस समांतर चतुर्भुज के सदिश क्षेत्रफल को बताएगा, और उसका जो मॉड होगा वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को बताता है। ठीक ऐसे ही किसी त्रिभुज का अगर हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसकी 2 भुजाएं दी हुई हैं, दूसरा हम देख सकते हैं कि यदि वेक्टर a व वेक्टर b किसी त्रिभुज की आसन्न भुजा को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करते हैं, जैसे मान लें ये OA B एक त्रिभुज है, OA जो है वेक्टर A को प्रदर्शित करता है और OB जो है वेक्टर B को प्रदर्शित करता है, और इन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर होगा हाफ मॉड ऑफ a क्रॉस b, अर्थात हमको a क्रॉस b ज्ञात करना है, वेक्टर a और वेक्टर b का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, और फिर उसके इस सूत्र की सहायता से हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। लेकिन इसी के स्थान पर त्रिभुज का यदि हमको सदिश क्षेत्रफल बोला है, तो सदिश त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल ये बराबर होगा हाफ ओनली a क्रॉस b। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि सदिश क्षेत्रफल से आशय एक ऐसा सदिश जो दिए गए त्रिभुज के जिसका परिमाण दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल को बताए और जिसकी दिशा जो है उसके लंबवत सदिश की दिशा को बताता है, तो वो उसका सदिश क्षेत्रफल कहलाता है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक इसी प्रकार से यदि हमको किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दिए हुए हैं, तीसरा अगर देखेंगे विकर्ण के रूप में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मान लेते हैं ये एक समांतर चतुर्भुज है, A B C D। तो ऐसी स्थिति में इसके दो सदिश, दो विकर्ण AC हमको ज्ञात है और दूसरा विकर्ण BD ज्ञात है। AC और BD ज्ञात है, तो इस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ये बराबर होता है हाफ AC क्रॉस BD, हाफ मॉड ऑफ
AC मतलब पहला विकर्ण क्रॉस दूसरा विकर्ण कौन सा है, BD। तो जब हमको विकर्ण के रूप में या किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दिए हुए हों और ये कहा जाए कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो सीधे सीधे हम इस सूत्र का प्रयोग करके उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हाफ मॉड ऑफ पहला विकर्ण गुण क्रॉस दूसरा विकर्ण, तो ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा। एक और चीज है, चौथी जो बात है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हैं, हम मान लें ये एक त्रिभुज है A, B और C। यदि बिंदु A का स्थिति सदिश है वेक्टर A, B का स्थिति सदिश है वेक्टर B और C का स्थिति सदिश है वेक्टर C। यहां पर इन बिंदुओं के मैं स्थिति सदिश को बोल रहा हूं। स्थिति सदिश से आशय हम पहले जान चुके हैं, A का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश OA बराबर वेक्टर A, B का स्थिति सदिश मतलब OB इज इक्वल टू वेक्टर B और C का स्थिति सदिश मतलब OC बराबर अगर वेक्टर C है, तो उस स्थिति में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष के स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर A, वेक्टर B व वेक्टर C है, तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये बराबर होता है हाफ A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। ये दो सदिशों का उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होगा। तो ये उसका सदिश क्षेत्रफल होगा। और यदि इसी में क्षेत्रफल निकालने की बात कही जाए, तो उस स्थिति में प्राप्त सदिश राशि का हमको क्या निकालना होगा, मापांक निकालना होगा। एक और चीज इसमें बता दूं कि यदि ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं, तो संरेखीय होंगे तो प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, शून्य। और शून्य हो जाएगा अर्थात संरेखी होने का प्रतिबंध क्या हो जाएगा, संरेखी होने का प्रतिबंध ये जो होगा, इस पूरे का मान कितना आना चाहिए, क्षेत्रफल का मान कितना आना चाहिए, शून्य। तो हाफ इंटू A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A बराबर शून्य। अर्थात हम लिख सकते हैं A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A, ये बराबर कितना होगा, 0। यदि तीन सदिश, तीन शीर्ष है, कोई त्रिभुज है, उसके शीर्षों के स्थिति सदिश वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C है, तो उस स्थिति में यदि A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A इज इक्वल टू अगर 0 आ रहा है, तो वो तीनों सदिश तीनों बिंदु कैसे होंगे, संरेखी होंगे। तो ये संरेखी होने का प्रतिबंध है और ये त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।